नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हमारे देश में हर साल सड़क हादसों में लाखों लोगों की जान चली जाती है। सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह है तेज रफ्तार ड्राइविंग और दूसरी बड़ी वजह है रॉन्ग साइड ड्राइविंग, यानी कि गलत दिशा में गाड़ी चलाना। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के 2021 के डेटा के मुताबिक हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और हर घंटे उस हिसाब से अगर हम आंकड़ा निकालें तो 47 हादसे होते हैं और हर घंटे 18 मौतें। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, किसी के परिवार का सदस्य होता है जिसकी जान कभी उसकी या किसी दूसरे की लापरवाही से चली जाती है और झेलना पूरे परिवार को होता है। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा से आ रही बस और एसयूवी की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी, यानी कि जो गाड़ी सही दिशा में आ रही थी, जिनकी गलती नहीं थी, उनका पूरा परिवार उजड़ गया। तो क्या वजह है कि हर साल सड़कों पर हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर हो रहा है लेकिन हादसों में कमी नहीं देखी जा रही? आखिर क्यों लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है? अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें कि सड़क हादसों को लेकर या रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर अगर सिर्फ बात करें तो 2017 में 29,148 हादसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुए हैं और 9,527 मौतें हुई हैं। 2018 में 24,781 हादसे सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुए और 8,764 लोगों की जान चली गई। 2019 की बात करें तो 24,431 हादसे हुए हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चलते और 9,201 लोगों ने अपनी जान उसके चलते गंवाई है। 2020 में 20,228 हादसे, 7,332 मौतें और अगर 21 की बात करें साल 2021 की तो यहाँ पर 21,491 हादसे हुए हैं रॉन्ग साइड ड्राइव करने वालों के चलते और 8,122 मौतें हुई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो हादसों का नंबर है, आंकड़ा है, ये कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और मौतों की तादाद भी बढ़ती यहाँ पर जा रही है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सड़क हादसों में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही। उस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। घर पर समय से पहुंचने की जल्दबाजी, रोड पर बीच में कट ना होना और ज़्यादा ट्रैफिक होना, ये कुछ ऐसी वजह हैं जिसके चलते लोग रॉन्ग साइड यानी गलत दिशा में चलते हैं, लेकिन उनकी ये गलती जानलेवा साबित होती है और इसकी वजह से पूरे देश में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। हाल ही में गाजियाबाद में हमने देखा कि किस तरह से एक बस 8 किलोमीटर तक गलत दिशा में चलती रही और उसके बाद उसने एक कार को टक्कर मारी जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गाजियाबाद में ही एक कार सवार जो कि उल्टी दिशा में आ रहा था, उसने बीटेक के छात्र को टक्कर मारी जिससे बीटेक के छात्र की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि जो लोग गलत दिशा में चलते हैं उन पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। इसको लेकर अलग अलग राज्यों की जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार रॉन्ग साइड चलने के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और एक स्टडी कहती है कि दिल्ली में 30% जो हादसे होते हैं उनके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो गलत दिशा में चलते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साल 2020 में गलत दिशा में चलने वालों के 1,28,704 हुए, 2021 में 1,45,101 चालान हुए, 2022 में 1,34,770 चालान हुए, जबकि 2023 में 30 जून तक 1,28,931 चालान हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में भी किस तरह से लोग ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं। दिल्ली में हर साल 1400 से 2000 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत दिशा में चलने के चलते हादसों का शिकार हो जाते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एसएस यादव हैं, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के। यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस ज़रूरी मुद्दे पर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। यादव साहब, यहाँ पर ये बात चौंकाती है कि दिल्ली में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले मामले जो हैं वो बढ़े हैं, जो कुल सड़क हादसों का 30% एक स्टडी में ये भी सामने आया है। तो राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर कानून का जो सख्ती से पालन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है उसके बारे में जो संवेदनशीलता है उसकी आवश्यकता है। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जो रिकॉर्डिंग है, ना केवल मैनुअल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग भी ज्यादा बढ़ी है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के फेज 1 में
अगर आप देखते हैं कि जो वायलेशंस है एनपीआर कैमरास के द्वारा रिकॉर्ड होने की, उसकी काफी ज्यादा संख्या बढ़ गई है। और ज्यादा संख्या बढ़ने के कारण से जागरूकता की भी आवश्यकता है, क्योंकि जागरूकता के तौर पर जो आपने गाजियाबाद का उदाहरण दिया कि अगर एक स्कूल बसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि उनके ड्राइवर्स को कैसे सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, कैसे उनको चलाना चाहिए, किस तरह की हैंडलिंग होनी चाहिए। दिल्ली में जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है ड्राइवर्स के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाती है। रही बात आपने जो मुद्दा उठाया रॉन्ग साइड ड्राइविंग का, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की जो वायलेशंस जो हो रही है उनके खिलाफ एक्शन निरंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का कारण ये भी है कि जो रिकॉर्डिंग है वो ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के कारण से, इलेक्ट्रॉनिक कैमरास के कारण से जो है रिकॉर्डिंग्स बढ़ रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रोड सेफ्टी की बात होती है, सड़क सुरक्षा की बात होती है, तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। ना केवल एनफोर्समेंट की जरूरत है, एनफोर्समेंट के साथ साथ जो हमारे यहाँ रोड सेफ्टी सेल है, 1972 से हमारे यहाँ रोड सेफ्टी सेल एक्टिव है, उसकी निरंतर गतिविधियां चलती रहती हैं, चाहे वो साइकिलिस्ट्स के लिए हो, कॉमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लिए हो, डीटीसी बसेस के ड्राइवर्स के लिए हो, 4 व्हीलर्स के लिए हो। निरंतर जागरूकता हमारी जो रोड सेफ्टी सेल के लोग हैं वो जाकर स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, जो इंटरसेक्शंस है वहां पर जाकर मीटिंग करते हैं, रात के टाइम में भी जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स है। क्योंकि जब फैटेलिटीज की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जब एनालिसिस करेंगे तो रात के टाइम में फैटेलिटीज बहुत ज्यादा है। जो मेजर कंपोनेंट डेथ्स का वो रात के टाइम में, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस बेयर मिनिमम रहती है, तो उस वक्त भी जो ओवर स्पीड की वायलेशंस हैं उन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। रात और के यहाँ पर यादव साहब तेज रफ्तार जो है वही सबसे बड़ी सड़क हादसों की वजह है देश भर में। यहाँ पर आप अक्सर इस तरह के लोगों से दो चार होते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, तो लोग हैं रफ्तार को लेकर या कानून तोड़ने को लेकर जिस तरह से बेपरवाह हैं, दूसरों की ही नहीं लेकिन यहाँ पर खुद की जान की भी परवाह नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं हैरान करती है यादव साहब। नहीं, बिल्कुल बात सही है। जिस तरह से अगर दिल्ली की बात करते हैं तो जिस तरह से तकरीबन हर साल 6 लाख गाड़ियां ऐड हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है, साथ के साथ जो नियमों की बात करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ करीबन 2 करोड़ से ज्यादा नोटिस पेंडिंग है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जागरूकता के तहत भी कि लोग उन नोटिस को जो है उनका पेमेंट करें। साथ के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नीतिगत तौर पर यह हो कि भाई आपके अगर नोटिस पेंडिंग हैं, आप बार बार रिपीट ऑफेंडर कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशन के तौर पर, तो क्यों ना किसी चीज से लिंक किया जाए, जैसे पीयूसी से लिंक किया जाए। आपका जो इंश्योरेंस है वो महंगा होना चाहिए। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन जब आप रिन्यू करवाते हैं या आप अपनी गाड़ी बेचते हैं, उस वक्त जो है वो क्लियरेंस हो कि आपके इतने नोटिस पेंडिंग है। तो कुछ हमने सुझाव दिए हैं जो विचाराधीन है, जिसके कारण से भी जो ट्रैफिक नियम के जो उल्लंघन की जो घटनाएं हैं वो कम होनी चाहिए। और साथ के साथ जब बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो बेसिकली आप सड़क पर देखा जाए तो जो बार बार रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट ऑफेंडर है, तो उसके खिलाफ डेंजरस ड्राइविंग और अन्य प्रावधानों में भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और ज्यादा सख्ती से एक्शन ली जाए। पिछले 5 दिनों में हमने काफी इंटीग्रेटेड एक्शन रोड पर डिसिप्लिन लाने के लिए, जो रोड यूजर है चाहे वो ड्राइवर है, अगर वो वायलेट कर रहा है, कुछ लोग ट्रिपल राइडिंग वायलेट कर रहे हैं, लेन मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो पैदल यात्री हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग करने में बाधा डाल देते हैं, आप जेब्रा क्रॉसिंग पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इस तरह की जो रोड अनुशासन लाने के लिए हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है। यहाँ पर यादव साहब एक बात और आती है कि जब पहली बार पकड़े जा रहे हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर 5,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना है, लेकिन अगर मौत हो रही है, हादसा हो रहा है, तभी आईपीसी के तहत आपराधिक मामला जो है दर्ज होता है। लेकिन कई बार जब गंभीर चोटें भी आ रही होती हैं तब भी सिर्फ एक साधारण चालान काट दिया जाता है। तो जो पीड़ित पक्ष होता है वो ऐसे में उसके लिए काफी नाराजगी और दुख वाली बात होती है, क्योंकि इलाज में उनका काफी खर्चा हो जाता है। देखिए, जो आपने बात कही, अगर गंभीर चोट आती है, चालान होना एक अलग चीज है जी। पीसी के तहत एक्सीडेंट का केस रजिस्टर होना और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में किसी भी पीड़ित को पूरा अधिकार है अगर चोट आती है, और पूरे प्रावधान है कि किस तरह से उनको कंपनसेशन दिया जाए। बहुत सेट गाइडलाइंस है, माननीय उच्च न्यायालय की बहुत सेट गाइडलाइंस है, और जिनको जो है कोई भी पुलिस हो, किसी भी राज्य की हो, उनको उनकी पालना करनी होती है। और एक सेट प्रोसीजर के तहत प्रयास किया जाता है कि टाइमली कंपनसेशन भी
उनको मिले। बिल्कुल। यहाँ पर 2020 में ही 1,28,007 चालान हुए थे, हमारे पास जो आंकड़े हैं, लेकिन इस साल जून तक ही, अभी जुलाई का तो इसमें जुड़ा नहीं है, तब ही 2023 में 1,28,931 चालान हो गए, यानी कि जमकर यहाँ पर कानून तोड़े जा रहे हैं यादव साहब। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि चालान बढ़े। चालान बढ़ने का कारण ये है कि जो एक्शन है वायलेटर्स के खिलाफ में वो भी बढ़ी है, बहुत फोकस्ड जो है एक्शन ली गई है। क्योंकि 20-21 में देखेंगे तो आप कोरोना के कारण से काफी ज्यादा एक अपने आप ही एक कंट्रोल था, जी। लेकिन 20 से और 23 में जो है वायलेटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन ली गई और आगे भी ली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो देखिए नियमों का उल्लंघन ना केवल एक सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। अपने आप को दरकिरार करना है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी, और इसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आखिर में कही है कि ये सभी के लिए बात है, ये सिर्फ कानून का पालन करने की या चालान भरने तक की बात नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी की बात होती है। ऐसे में हम में एक सिविक सेंस होना चाहिए, इतनी जिम्मेदारी हमारे भीतर होना चाहिए कि जब हम ड्राइव करें तब इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे की जान और हमारी जान दोनों ही बहुत कीमती है और सावधानी बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानवापी का केस का मामला है, उसमें एएसआई सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई है। यहाँ पर इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में कल इस मामले में अब आगे सुनवाई जो है वो 9:30 बजे फिर से शुरू होगी। पहले दिन में इस तरह से लग रहा था कि शायद आज सुनवाई ना हो पाए, लेकिन उसके बाद इस मामले को सुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जो मस्जिद पक्ष है उन्हें सांस लेने का वक्त देना चाहिए और 26 जुलाई तक मामले में इसमें रोका गया था। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, पहले लग रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई लेकिन अब सुनवाई हुई है। ये कहीं ना कहीं मस्जिद पक्ष के लिए थोड़ी राहत की बात है कि उनको सुना जा रहा है, क्योंकि वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 26 जुलाई तक का ही वक्त दिया है। यहाँ पर क्या कुछ हुआ? बिल्कुल देखिए आदित्य, सुना तो जाना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और लगभग आज शाम होते होते लगा कि आज सुनवाई नहीं होगी, कल सुनवाई होगी। लेकिन चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने खुद सुनवाई करी और लगभग 5 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में जो इंतज़ामिया पक्ष के वकील भी थे और जो पिटिशनर श्रृंगार गौरी के ओरिजिनल 4 पिटिशनर्स थी, जिनको हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन भी मौजूद थे। जो इंतज़ामिया पक्ष में कहा गया कि जिस तरीके का सर्वे हिंदू पक्ष चाहता है उससे तो मस्जिद जो है पूरी की पूरी ज़मींदोज़ हो जाएगी। उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट में तुषार मेहता के माध्यम से जो एएसजी हैं उनके माध्यम से एएसआई ने बताया है कोर्ट को कि एएसआई कुछ भी तोड़फोड़ नहीं कर रही है, खुदाई नहीं कर रही है, वो सिर्फ तस्वीरें खींच रही है और रेडियो मैपिंग कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे मस्जिद का जो मूलभूत ढांचा है वो ध्वस्त हो जाए। तो जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने भी ले ली है। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एएसआई ने जब सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो तोड़फोड़ नहीं कर रही है, खुदाई नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते तक ऐसा कुछ भी करने का प्लान नहीं कर रही हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद एएसआई खुदाई या तोड़फोड़ कुछ कर सकती है जिससे कि मस्जिद के मूलभूत ढांचे और मस्जिद के मूलभूत संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर के बातचीत आगे बढ़ी और आपको बताएं कि उस कोर्ट ने हिंदू पक्ष से ये भी पूछा कि क्या आपने ज़िला अदालत में कोई दस्तावेज जमा कराए थे जिनमें सर्वे के पूरी कवायद के प्लान का जिक्र हो। तो हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे का पूरा प्लान कोर्ट में दिया गया था कि एएसआई कैसे प्लान को अंजाम दें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कभी ऐसा एएसआई का सर्वे देश में हुआ है, जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि ऐसा राम मंदिर के वक्त हुआ था और एएसआई ने ही एक सर्वे राम जन्मभूमि में अयोध्या में किया था। और हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि चूंकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है कि ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, इसलिए एएसआई का सर्वे करा करके जानना ज़रूरी है कि ये मस्जिद औरंगजेब के एरा से पहले या उसका ढांचा जो है औरंगजेब के एरा से पहले का है तो वो मंदिर था, और औरंगजेब के एरा के बाद का है तब ये मस्जिद मान सकते हैं। तो ये दलीलें कोर्ट में हुई और एएसआई को पार्टी नहीं बनाया गया है। तो हो सकता है कि कल जब सुनवाई हो सुबह 9:30 बजे तो कोर्ट एएसआई को भी पार्टी बना दे। तो ये कुछ दलीलें हुई और कल सुबह फिर 9:30 बजे कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और कल शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई हुई है। अदिति, बहुत शुक्रिया सौरभ, सरलता से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए कि क्या कुछ आज हुआ है सुनवाई में। तो मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर एक तरह से कहा है कि अगर
हिंदू पक्ष के हिसाब से सर्वे हो गया तो मस्जिद की इमारत खत्म हो जाएगी, जबकि हिंदू पक्ष ने यहाँ पर कहा है कि मस्जिद की इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस पर नजर रहेगी कि कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल हम देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में मिजोरम के लोगों ने राजधानी आइजोल में एकजुटता रैली निकाली। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा भी इस रैली में शामिल हुए। ये रैली हिंसाग्रस्त मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकाली गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग और जोरमथंगा की पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। और उधर मणिपुर में अवैध घुसपैठ का डर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल खबर आई कि 22 और 23 जुलाई को सिर्फ 2 दिनों के भीतर म्यांमार के 718 लोग जो हैं वो बिना कागजों के देश में घुस आए हैं। अब मणिपुर की सरकार ने असम राइफल्स से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि कैसे 2 दिनों में ही म्यांमार के 718 लोग जो हैं बिना कागजों के देश में घुस आए। ये क्यों इतना अहम है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। मणिपुर सरकार ने एक प्रेस रिलीज में ये दावा किया है कि असम राइफल्स ने मणिपुर सरकार को ये बताया है कि इस महीने के 22 और 23 तारीख को मणिपुर के चांडेल ज़िले में जो म्यांमार से सटा हुआ बॉर्डर है उससे 718 म्यांमारीज नेशनल्स वो मणिपुर में दाखिल हुए हैं। उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे और ये लोग जो म्यांमार और भारत बॉर्डर में म्यांमार के साइड में जो पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से वहाँ पे जो म्यांमार की आर्मी है उसके साथ जो रेजिस्टेंस ग्रुप या फिर जो एथनिक रेबल ग्रुप्स हैं म्यांमार के, उनकी जो लड़ाई चल रही है, इसके चलते ये लोग यहाँ पे आए हैं। इसके पहले भी खबर ये है कि हज़ारों की संख्या में लोग मणिपुर आए हुए हैं और ये जो लोग आए हैं इनके आने के ऊपर मणिपुर सरकार ने अब असम राइफल्स को एक चिट्ठी के ज़रिए ये लिखा है कि ये लोग किस तरह से अब यहाँ पे आ पाए इसकी जानकारी मणिपुर सरकार को चाहिए, क्योंकि जो मणिपुर सरकार ने इसके पहले ये दावा किया है कि असम राइफल्स जो कि म्यांमार के साथ जो भारत का बॉर्डर है उत्तर पूर्व में उसकी रखवाली करता है, उसको कहा गया था कि किसी भी म्यांमारी नेशनल को वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अलावा अंदर आने ना दिया जाए। तो इसके चलते अब मणिपुर सरकार ने इस इशू को रेस किया है। मणिपुर सरकार का ये कहना है कि ये जो लोग आए हैं इनके साथ हथियार भी अंदर आए हैं कि नहीं इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए और असम राइफल्स को ये कहा गया है कि ये जो लोग आए हैं इनको वापस अपने देश पुश बैक करे। कहीं ना कहीं पे ये जो इलीगल इमिग्रेशन का मामला है मणिपुर में, ये एक बहुत ही नाजुक सेंसिटिव मामला है और अब ये जो 718 लोगों को पुश बैक करने की बात कही है मणिपुर सरकार ने और असम राइफल्स को एक चिट पत्र लिखा है, इससे ये मामला साफ होता है कि इस मामले पर अब कुछ कठोर कार्रवाई करने चाहती है मणिपुर गवर्नमेंट, मगर इस पे सेंटर का क्या रवैया रहेगा, सेंटर का क्या रुख रहेगा, ये एक देखने लायक बात होगी। और अब टमाटर की बात करते हैं। हर साल इन दोनों आमतौर पर टमाटर महंगा होता है, लेकिन इस साल कम सप्लाई से दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़े, इतने बढ़े कि लोगों के किचन का जायका बिगड़ गया, बजट बिगड़ गया। लेकिन इसी टमाटर ने कुछ लोगों को करोड़पति बना दिया, जिनमें से एक हैं तेलंगाना के मेडक के महिपाल, जिन्होंने टमाटर बेचकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। महिपाल से मुलाकात की हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने।
ये टमाटर का खेत है और आप देख सकते हैं उसमें हरी सी सब्जी है जो आप तक पहुंचते पहुंचते खूबसूरत सी लाल हो जाएगी। हमारे साथ महिपाल रेड्डी जी हैं जो किसान हैं। टमाटर इन्होंने लगाए 8 एकड़ में और 1 महीने में ही उनको अब 1.5 करोड़ से ज्यादा, और वो समझ रहे हैं कि 2 करोड़ तक भी इस बारी टोमेटो का सेल हो सकता है। हाँ मैडम, हम ये टमाटर हार्वेस्टिंग अप्रैल 15 से करा। अप्रैल 15 से जून 15 तक हार्वेस्टिंग चालू हुआ। अभी तक रोजाना 200 बॉक्सेस पिकिंग कर रहे। अभी तक 7000 बॉक्सेस पिकिंग करा। और भी है, बारिश बहुत हो रहा है। बारिश 10 दिन से बहुत बारिश हुआ। अभी तक भी झाड़ अच्छा है, मगर कैसा देखेंगे। अभी तक 1 करोड़ तक ऊपर ही है आने वाला। और बहुत हमारा को ये रेट तो बहुत अच्छा आ गया, बहुत खुशी हो रहा है। हमारा मुख्यमंत्री भी हमारा सम्मान करा, बहुत संतोष है। और घर में आपकी बीवी क्या कहती है? बीबी भी बहुत खुश है। उसको भी लेके आके मुख्यमंत्री से सम्मान भी करा। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लगी होगी पिछले कुछ हफ्तों में टमाटर खरीदना, लेकिन किसान इस बारी खुश हैं कि उनको रेट मिल रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जो क्रेट है उसका दाम इतना गिर जाता है कि कभी कभी टमाटर को फेंकना भी पड़ता है, यानी कि रिस्क बहुत रहता है। रिस्क रहता, कभी खेत में ही छोड़ता, कभी रेट नहीं है तो 100 रुपये बॉक्स गए तो पिकिंग नहीं करता, वही करके गोट लोगों खाने के लिए छोड़ देता, ऐसा भी है। इस बारी का रेट इतना बड़ा क्यों, आपको क्यों लगा? बड़ा तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करा। 500 रुपीज क्रेट आए तो हमारा को 1 एकड़ में 2 लाख तक बचता बोल के सोचा, मगर इधर से तेलंगाना को किधर स्टेट को 10-15 स्टेट को पूरा मदनापल्ली कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका उसमें से ज्यादा सप्लाई करता मई जून जुलाई को। तेलंगाना में कहीं को नहीं होता बोल के हम सोच के उधर जाके किसान लोगों को पता करे तो उन्होंने बोला तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा रहता, वो टेम्परेचर डाउन करना बोले तो तुम शेड नेट डालना, शेड नेट डाले तो तुम्हारे को आता बोले तो बेंगलुरु से पूरा खरीदा करके शेड नेट भी उधर से ला के पहले 8 एकड़ लगा के शेड नेट डाला, बहुत सक्सेस हुआ। ऐसा दूसरा किसानों को भी हम क्या बोल रहे हैं, हम अप्रैल मई में मार्च में शेड नेट डाल के पूरा तेलंगाना को पूरा किसान को बोल रहे अच्छा रेट आता, थोड़ा इतना रेट नहीं है तो भी 500 मिले तो भी अच्छा मिलता बोल के। ओके, तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें एक हाथ था इनके सक्सेस में, और इनका कहना है कि दूसरे किसानों ने इनको सिखाया कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। मेदक से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर चलाने वाले लोग भारत में हैं। देश में तकरीबन 18 करोड़ 70 लाख 2 व्हीलर्स हो गए और ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। इंडिया की रैंकिंग जो है वो सबसे ऊंचाई पे है, नंबर 1 पे है रजिस्टर्ड 2 व्हीलर्स जो हैं उधर। ये जो है लेटेस्ट डेटा वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स का आया है और इंडिया के बिल्कुल बाद इंडोनेशिया और चाइना जो हैं वो है इस लिस्ट में। तो एक्सपर्ट्स का जो मानना है वो ये है कि ये जो है काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है इंडिया के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि याद रखिए काफ़ी कुछ अभी जो है वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो तरफ हमारी दिशा जा रही है, जो ग्लोबली फोकस जा रहा है, उसमें अभी देखना है कि क्या होता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो 2 व्हीलर मेजर्स जो हैं इंडिया में जो ग्लोबल टाई अप्स कर रहे हैं वो जो है काफ़ी अच्छा साइन है आगे जाके इस सेक्टर को प्रीमियम सेगमेंट जिसे कहते हैं उसमें जाने के लिए। लेकिन जो इंडिया है वो रैंकिंग में नंबर 8 है, जहां तक टोटल व्हीकल्स इन यूज जिसे कहते हैं जो रोड पे अभी एक्टिव दिख रही हैं व्हीकल्स उसके अनुसार।
तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो है, याद रखिए, पूरा डेटा नहीं देता है। ऑटो सेल्स का जो डेटा है हर महीने वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और उनका ये मानना है कि याद रखिए 2022 में इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया था और जो है तीसरी लार्जेस्ट मार्केट हो गई थी कार मार्केट वर्ल्ड में। तो देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।